Good morning students, and again welcome to our economics class. Now we continue our chapter New Economic Policy in India. In this chapter we study why India launched this new economic policy in 1991, what are the reasons behind this economic policy, what are the key element of this policy, I mean LPG, policy of liberalization, privatization and globalization. We study what is the liberalization, its meaning, and then what are the reforms taken by the government under liberalization. We also study privatization, its meaning, its elements, and then merits and demerits of this privatization. In today's class we study what is globalization, its meaning, then policies undertaken in globalization by the government. We also study about WTO, what is its meaning, its functions. We also study policy of outsourcing, why India is the major destination for the outsourcing, and we also study merits and demerits of these LPG policies. So all this matter we study in today's class. First we start from the meaning of globalization. ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर हम इसको बोले हिंदी के अंदर वैश्वीकरण. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड करते हैं. It means globalization is a process by which we integrate the domestic economy with the rest of the world economy. अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारे लिए मेजर चेंजिंग ईयर है 1991. उसके पहले हमारी इकोनॉमी हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही थी हमारे लिए क्या था? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. उसके बाद हमने क्या करा? उस इनको आउट करके आउट लिया. इट मीन्स वी अडॉप्ट द आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी और वी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. And we also try to integrate Indian economy with the rest of the world economy by the fully convertibility of our currency rupee. We also remove different types of restrictions on the import and export of Indian goods. We also remove the different type of restrictions on our FDI, foreign direct investments. Now we study all these points. First, meaning of globalization. Globalization may be defined as a process associated with increasing openness, growing economic interdependence and depending economic integration in the world economy. हम सिंपल बोल सकते हैं कि जब एक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंटीग्रेटेड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फॉर्म ऑफ अदर रिलेशंस, इट इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Economic reforms aims at integrated the Indian economy with the world economy. Now we see what are the policy statements which are taken under this globalization policy. हमने क्या अडॉप्ट करा इस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में? फर्स्ट इज इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी गवर्नमेंट उसके लिए इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी थी कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़े हमारे रिलेशन हमने कम रखे थे. हमारी कंट्री में हम FDI का परमिशन नहीं दे रहे थे. We only promote the Indian companies और स्पेशली द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. बट गवर्नमेंट ने 1991 में अपनी पॉलिसीज को चेंज करा. हमने बहुत सारे एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करा जो कि हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में देखा है. और गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो इक्विटी लिमिट से उनकी जो इन्वेस्टमेंट FDI से होता है उसकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट से उसको इंक्रीज करा. किसी जगह जैसे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन में तो हमने इसको 100% तक इंक्रीज कर दिया. और हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसको हमने FDI के लिए ओपन कर दिया अंडर द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी. पहले गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी को पार्शियल कन्वर्टिबल बनाया और उसके बाद गवर्नमेंट ने 1993-4 में आके हमारी करेंसी को फुली कन्वर्टिबल बना दिया. आज हम इंडियन रुपये को वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं और रुपये की वैल्यू किसी भी करेंसी के अंदर डिसाइड कर सकते हैं. सो इट इज़ अ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी. तो गवर्नमेंट ने क्या करा? हमारी करेंसी को फुली कन्वर्टिबल कर दिया. उसके दो मेजर इफेक्ट हमारे को मिले. एक तो हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड हम बहुत इजी गोइंग करने लगे. हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो भी होते हैं हमारी कंट्री में जो FDI आता है बाहर से या फिर जो रेमिटेंसेस के फॉर्म में जो NRI रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है वहाँ से जो पैसा हमारी कंट्री के अंदर भेजते हैं वो सब हमारे लिए बहुत इजी गोइंग हो गया. लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी.
एक चीज गवर्नमेंट ने और करा, जो ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती थी, अब गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी 20 ईयर्स तक देख के लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने लग गई, कि जिससे कि जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं या जो बोल सकते हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरह से बोल सकते हो माइंड मेकिंग का वर्क, क्योंकि उनको पता हो कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इजी गोइंग ले पाए। रिडक्शन इन टेरिफ्स, जो हमारे इंपोर्ट टेरिफ्स हैं गवर्नमेंट ने उसको भी रिड्यूस करा, स्पेशली आफ्टर द टेकिंग ऑफ मेंबरशिप ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, हमने जैसे हम WTO के मेंबर बने तो उसके बाद हमने जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हमारे इंपोर्ट्स पर या बोल सकते हो FDI पर, हमने वो रेस्ट्रिक्शंस को भी रिड्यूस करा। सो गवर्नमेंट अडॉप्ट ऑल दिस पॉलिसी अंडर द ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। नाउ वी स्टडी अबाउट World Trade Organization WTO. The WTO was established at the place of GATT, General Agreement of Tariff and Trade. जो WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो किसकी जगह पर हुआ? गेट। पहले क्या जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको बोल सकते हो इजी गोइंग स्मूथली रन करने के लिए गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ करके एक समझौता हुआ था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। फिर उसके बाद में उसकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी, जो उर्गवे राउंड के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डिस्कशन हुआ और उसके बाद WTO नाम का एक इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो अस्तित्व में आया और इंडिया दोनों का, गेट का भी, और जब WTO आया 1995 में तो इंडिया उसका भी आप बोल सकते हो फाउंडर मेंबर था। तो वर्ल्ड ट्रेड जैसे WTO जैसे ही आया तो इंडिया ने उसकी फाउंडर मेंबरशिप अडॉप्ट करी और WTO का मेंबर होने की वजह से हमारे को कुछ बेनिफिट्स भी मिले और हमारे को उसकी इवन कुछ लॉसेस भी हुए। हालांकि बात करें तो बेनिफिट्स हमारे को ज़्यादा मिले कि जो अदर डेवलप कंट्रीज है उनका मार्केट में एक्सेस इंडिया के लिए बहुत आसान हो गया और जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर, वो हमारे रेस्ट्रिक्शंस हमने रिमूव कर दिए, बोल सकते हो आप कम कर दिए। नाउ वी सी व्हाट आर द वर्क ऑफ द WTO। WTO का मेनली क्या वर्क है, क्या वर्क करता है WTO? WTO एस्टैब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजिम इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। मतलब कि WTO एक इस तरह का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एटमॉस्फेयर डेवलप करता है और जो डिफरेंट कंट्रीज से उस ट्रेड को किसी भी तरह से आप बोल सकते हो रुकावट नहीं ला सके, उसमें किसी भी तरह से उसको बाधित नहीं कर सके, रेस्ट्रिक्शंस में डेवलप नहीं कर सके और जो वर्ल्ड ट्रेड है वो फ्रीली डेवलप होता रहे, आगे बढ़ता रहे। द WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। WTO क्या चाहता है कि जो भी बायलैटरल हैं या मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इसके अंदर किसी भी तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस डेवलप नहीं हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए और वर्ल्ड ट्रेड इजी गोइंग रन होता है। जैसे हम नाम से देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन वर्क ही है कि वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। WTO aims at enlarging production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources। एक चीज और देखता है WTO कि वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज अनडेवलप्ड हैं तो उनके पास रिसोर्सेज तो हैं पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको फुली यूटिलाइज कर पाए। तो WTO चाहता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसको यूटिलाइज करें इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स दे आर अवेलेबल फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो। It helps in providing greater market access to all member countries as it provides equal opportunities to all countries in the international market. All countries are equal. The rules and regulation of the WTO are equal for all the countries. So as a member of WTO, India got many benefits from it. So you have to learn what is the meaning of World Trade Organization, how it is established. It is established at the place of GATT and what are its functions. So we have studied all these in WTO. We discuss one more topic in it. It is outsourcing. Government also adopt the policy of outsourcing. अब outsourcing policy के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा? आउटसोर्सिंग होता क्या, हम पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे। आउटसोर्सिंग मतलब कि जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उनको अपनी कंट्री से लेना लेके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अडॉप्ट करती है, इट इज द पॉलिसी ऑफ आउटसोर्सिंग। In outsourcing, a company hire regular services from external sources, mostly from other countries. These services used to previously provided internally or from within the country, like legal advice, computer service, advertisement, security,
you can say that one more business process outsourcing services, banking, film editing, book transcription, clinical advice, all these. So when a government or when a company is taking all these services from rest of the world at the place of services from its domestic country, it is known as the policy of outsourcing. And India is the major destination of this outsourcing services. Many companies are taking this outsourcing services from India because of mainly three reasons. First is the cost of these services is very cheap in India if you compare with the rest of the world. जो इन सर्विसेज की कॉस्ट ऑफ इंडिया में बहुत कम है अगर हम उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज से अगर हम उससे कंपेयर करें. सेकंड रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स. अगर इंडिया की बात करें तो हमारे लार्ज क्वांटिटी के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन स्पेशली इन द यंग एज आर इजिली अवेलेबल विच आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन आउटसोर्सिंग सर्विसेज. एंड थर्ड डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर इन आवर कंट्री. हम देखेंगे पिछले कुछ टाइम में स्पेसिफिकली लास्ट 30 इयर्स के अंदर इंडिया में आईटी सेक्टर रैपिडली डेवलप हुआ है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंडिया इज द मेजर डेस्टिनेशन ऑफ द आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन द वर्ल्ड. सो यू हैव टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग. सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग. एंड थर्ड, व्हाई इंडिया इज द मेजर डेस्टिनेशन ऑफ द आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन द वर्ल्ड. Now we study what are the merits and what are the demerits of this LPG policies. कि गवर्नमेंट ने जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सप्लाई करे, गवर्नमेंट एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करी, तो उस एलपीजी पॉलिसीज के क्या मेरिट्स है गवर्नमेंट के लिए और क्या हमारे लिए उसके डीमेरिट्स निकल के आए. हम सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स. द फर्स्ट इज वाइब्रेंट इकोनॉमी. As a result of this new economic policy, we integrated our economy with the rest of the world by adopting the policy of LPG, liberalization, privatization and globalization. And as a result of it, Indian economy now become vibrant economy. आज पूरे वर्ल्ड में कोई भी घटना होती है चाहे वो इकोनॉमी के पॉलिटिकल है, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर आएगा. सिमिलर वे में इंडियन इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी होगा. जैसे हमने देखा 2008 के अंदर जब इकोनॉमिक रेसेशन आया था तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी हुआ था, पर एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री थोड़ा कम था वो, बट नो डाउट उसका इम्पैक्ट हमारे कैपिटल मार्केट पर, हमारे इंडियन मार्केट पर आया था, जिससे प्रेजेंटली हमने देखा ड्यू टू कोरोना क्राइसिस. सो इंडियन इकोनॉमी नाउ वाइब्रेंट इकोनॉमी आफ्टर द अडॉप्टिंग ऑफ दिस एलपीजी पॉलिसी. सेकेंड, increase in industrial production. Yes, after the adoption of new economic policy, our industrial production also rapidly increase. Not our industrial production, but our export and imports will also increase, and India now become a major destination of the outsourcing services. All these are the positive side of this LPG. A check on fiscal deficit. जो हमारा फिजिकल डेफिसिट 1991 के अंदर 8.5% ऑफ जीडीपी पहुंच गया था, अब हम उसको रिड्यूस करके 3.5% पर लाने पर सक्सेस हुए. पर ये कभी थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है कि स्टैंडर्ड लेवल गवर्नमेंट डिसाइड कर रखा है 3 to 3.5% ऑफ अवर जीडीपी. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इन द चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट. A check on inflation. Inflation means rapid increase in money supply in an economy. जब किसी इकोनॉमी में रेगुलरली मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, उसके इम्पैक्ट से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. एंड दिस इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, मोर देन 16% in 1991. Now government becomes successful to decrease it. Now it's approximately between less than 3 to 4% for the last few years. So it also the success of the government of the adoption of this economic policy. Yes, one more, consumer sovereignty. It means अगर हम बात करें कंज्यूमर की, जो उपभोक्ता हिंदी के अंदर बोलते हैं, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या जो ओपन इकोनॉमी होती है, उसके अंदर एक कंज्यूमर को मोस्ट स्पेसिफिक प्लेस दिया गया, जस्ट लाइक ए किंग, कि कंज्यूमर जिन गुड्स की डिमांड करेगा उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होगा. तो बोल सकते हैं कंज्यूमर की एक सार्वभौमिकता या कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मार्केट को सेटल किया गया, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है. और एक बोल सकते हैं लॉट ऑफ वैरायटी के अंदर हमारे को गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 1991 से पहले नहीं थे. ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नो डाउट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रैपिडली इंक्रीज हुआ. जैसे हमने पढ़ा है ऑन द टाइम ऑफ क्राइसिस इन जुलाई 1991 इट्स ओनली $2 बिलियन.
नाउ इट इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 585 बिलियन यूएस डॉलर। तो हम इसका कंपेयर करें तो लगभग आप देखेंगे 300 टाइम्स तक इंक्रीज हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स तक इंक्रीज हो चुका है इन द लास्ट 30 ईयर्स। सो इट इज ऑल्सो द बिग अचीवमेंट ऑफ दिस एलपीजी पॉलिसी। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हमने डिफरेंट सेक्टर्स को प्राइवेट एफडीआई के लिए हमने ओपन करा, तो हमारी कंट्री के अंदर एफडीआई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आया। नाउ इंडिया बिकम द मेजर डेस्टिनेशन ऑफ दिस एफडीआई, और इवन जो कोरोना पीरियड है उसके अंदर भी हमारी कंट्री के अंदर रेगुलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होता रहा। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा। जैसे बोल सकते इट्स हेल्पफुल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया इज द इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है इंडिया, जो कि रैपिडली डेवलप हो रही है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स जीडीपी साइज आफ्टर द चाइना यूएसए। ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट। 1991 से पहले इंडियन मार्केट क्या था? मोनोपोली, और इट्स मोनोपोली बाय द ओनली पब्लिक सेक्टर, नॉट द प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमारे को मालूम है एक बेसिक टेलीफोन हमारे को अवेलेबल नहीं होता था, कार की वैरायटीज नहीं थी हमारे पास, टीवी चैनल्स के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन आता था, तो हमारे सामने क्या था? सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर मोनोपोली थी। पर जैसे हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करा, तो जैसे प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होता गया, तो आज हमारे को लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, और हम चूज कर सकते हैं उसके अंदर कि जो सर्विस कंपनी या जो सेक्टर हमारे को बेटर प्रोडक्ट या बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हम उससे परचेज करेंगे। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी के अंदर, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर मोनोपोली टू द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स ऑफ दिस एलपीजी पॉलिसी। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स। इसके क्या डीमेरिट्स, हमें क्या नुकसान हुए? सबसे बड़ा जो नुकसान हम मानते हैं नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और अभी हमारे घंटे बहुत हॉट इशू है एग्रीकल्चर बिल ऑफ द गवर्नमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ ड्यू टू दिस एलपीजी पॉलिसीज, बिकॉज दिस एमएनसीज और प्राइवेट सेक्टर टोटली इग्नोर द एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने क्या करा? इस एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली इग्नोर करा, एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुआ, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जस्ट ओनली 2 to 3%. If we compare with the industrial sector, services sector, which becomes between 8 to 10%. So this LPG policy totally ignore our agriculture sector. The second is urban concentration of the growth of multinational companies. So न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसका रिफॉर्म्स का हमारे को बेनिफिट मिला वो मेनली क्या मिला? अर्बन सेक्टर के अंदर। जो रूरल एरिया है उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो विलेजेस है हमारे स्मॉल टाउन से, उनको एलपीजी पॉलिसीज का कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला, सारा बेनिफिट्स कहाँ चला गया? अर्बन सिटीज में। इकोनॉमिक कोलोनलिज्म एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, इकोनॉमिक कोलोनलिज्म। जिसमें बात करें हमारे को मालूम है 1947 के पहले इंडिया एक कॉलोनी बन गया था ब्रिटेन का, और उसके पहले हम एक कॉलोनी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, बिफोर द 1857। तो क्या बता रहा है हमारे को? जैसे अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में आती जाएंगी, लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इंडिया बिकम ए कॉलोनी ऑफ दिस मल्टीनेशनल कंपनीज, और जैसे वो चाहे उसके अकॉर्डिंग इंडिया अपनी पॉलिसीज को ऑपरेट करे। क्योंकि जितना हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द एफडीआई, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय दिस एमएनसीज। वन मोर पॉइंट, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, हिंदी के अंदर बोलते हैं उपभोक्तावाद। अब परसेंट में क्या मार्केट में लार्ज क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, एंड एवरीबडी लाइक टू मेक देयर लाइफ इज कंफर्टेबल और इवन लग्जरियस लाइफ। हमें क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप के गुड्स, डिफरेंट टाइप के सर्विसेज चाहिए कि जिससे हमारी लाइफ को हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इवन लग्जरी बना सके। और इसके लिए कंज्यूमर क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हार्डवर्क कर रहा है, और लीगल इलीगल वे में किसी भी तरीके से वो मनी अर्न करने की कोशिश करता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री और इवन इंडिविजुअल्स ऑल्सो। लोपसाइडेड ग्रोथ पॉलिसीज, यस, एक और इसका नेगेटिव पॉइंट है, जो हमारी पॉलिसी डेवलप करी गवर्नमेंट ने, इट्स ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एलपीजी। गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो इग्नोर द एग्रीकल्चर सेक्टर, they also ignore the development of the rural sectors.
अब जो रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड रहेगा, सिर्फ गवर्नमेंट पर। नोट बाय दिस एलपीसी बिकॉज दिस एमएनसीज वर्क ओनली फॉर देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनके एक ही मोटिव है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। दे आर नॉट वर्क फॉर आवर सोशल बेनिफिट्स और सोशल अवेयरनेस। कल्चरल इरोजन, वन मोर नेगेटिव पॉइंट, कल्चरल इरोजन हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इंडियंस आर फॉलोइंग दिस वेस्टर्न कल्चर in their dressing sense or even in their food habits, which is also harmful for our traditional Indian culture. So all these are the negative impact or demerits of this LPG policy. So in today's class we studied in detail what is the meaning of this globalization, then what are the impact of this globalization, steps taken by the government under globalization. We also study about the outsourcing services. We also study about the WTO and then merits and demerits of these LPG policies. So we study all these in this chapter and finally we complete our chapter of new economic reforms. In the next class from tomorrow we start a new chapter, it's poverty in India. Thank you.